एवरीवन, दिस इज सिमसी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 5 को। पार्ट 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट में देखा था आते हुए द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक स्टार्ट हो रखी है और उस बीच के हम रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है अभी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखो, हमने देखा था 1815 में हमारे आते आते कंजर्वेटिव्स आ चुके थे, एरिस्टोक्रेसी हमें देखने को मिल रही थी ऑल ओवर यूरोप। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में आते आते जो पॉपुलेशन थी यूरोप की कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते हमें काफी ज्यादा भुखमरी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर गई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ रहा था। जगह जगह लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहे थे, जॉब्स वगैरह मिल ही नहीं रही थी। ज्यादा जॉब सीकर्स थे और वहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर दे रहे थे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, जिससे कि थोड़ा बहुत उन्हें काम मिल जाए और वो अपनी जिंदगी चला पाए। वहीं जो स्मॉल स्केल बिजनेस था वो भी ठप हो चुका था, क्योंकि जो मशीनरी गुड्स थे लोगों को कम प्राइस में मिलना चालू हो गए थे और उसने रिप्लेस कर दिया था इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर का बिजनेस। और इसी सब के चलते लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। वहीं अगर हम बात करें जहाँ पर अभी भी अरिस्टोक्रेसी चल रही थी, वहीं पीजेंट्स को अभी भी फ्यूडल ड्यूज का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें थी इस समय बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम। 1848 में आते आते अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेज इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया था। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है पेरिस में। एज अ रिजल्ट लोग बैरिकेड्स तोड़ते हैं और इसके चलते लुइस फिलिप को भागना पड़ जाता है। और रिजल्ट ये निकल करके आता है कि नेशनल असेंबली एक रिपब्लिक घोषित कर दी जाती है। साथ ही साथ में रिपब्लिक घोषित होने के बाद अब जो 21 साल से ऊपर के मैन, मार्क माय वर्ड, मैन को राइट मिल जाता है, राइट टू वोट का। और साथ ही साथ में गारंटी दी जाती है इस चीज की कि सबको राइट टू वर्क भी मिलेगा। और इसी चीज के चलते नेशनल वर्कशॉप्स खोली जाती हैं जो कि प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट। इसी बीच हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है सिल्सिया विलेज की। क्या है ये स्टोरी, चलिए समझते हैं। तो सिल्सिया एक विलेज है जिसमें ज्यादातर लोग कॉटन वीविंग का काम करते हैं, बेसिकली कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं इनसे कि हमें एक फिनिश गुड्स बना करके दो, बेसिकली उसका पूरा कपड़ा तैयार करके दो। तो ये लोग क्या करते हैं, एक फिक्स प्राइस तय कर लेते हैं वर्कर्स के साथ कि हम तुम्हें इतना पर्टिकुलर पैसा देंगे अगर तुम हमें इतने रॉ मटेरियल का पूरा ऐसे फिनिश गुड बना करके दोगे। तो हमें देखा था कि जॉब काफी ज्यादा मारामारी चल रही थी इस टाइम में, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। जो फिक्स प्राइस होता है उसको ड्रास्टिकली ये लोग बहुत ज्यादा लो कर देते हैं। और इसी चीज के चलते जो वर्कर्स होते हैं वो करते हैं रिवोल्ट इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ और जाते हैं इनके घरों पर। इनके घरों पर जाकर के काफी तोड़ाफोड़ी मचाई जाती है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। और हमें देखने को मिलता है ये लोग जाते हैं आस पड़ोस के गांव में और वहां पे हेल्प मांगते हैं, पर इन्हें वहां पर भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। ये लोग आर्मी को लेकर के दोबारा से गांव में अपने आते हैं सिल्सिया विलेज में, और एज अ रिजल्ट 11 वीवर्स, बेसिकली 11 वर्कर्स को मारा जाता है, उनको गोली मारी जाती है। और ये जो पूरा केस है ये होता है 1845 में, जिसे विलियम वोल्फ ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो देखो, हमने देखा अभी कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में हो गया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी वो हट गई, अब उसको रिपब्लिक हो गया वो फ्रांस। साथ ही साथ में वहां पर यूनिवर्सल सफरेज आ गई, मतलब सबके पास अब हो गया राइट टू वोट। ठीक है, जो भी 21 साल से मैन ऊपर के हैं उनके पास। तो ये सब चीजें जब आसपास के लोगों को पता चलती है ऑल ओवर यूरोप, जब ये चीजें फैलती हैं तो लोग सोचते हैं कि अब हमें भी अपने देश को एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो लोग होते हैं अपनी बात आगे रखना स्टार्ट कर देते हैं। नेशन स्टेट की डिमांड अब आगे रखना शुरू हो जाती है। क्या होती है नेशन स्टेट? जो नेशन स्टेट है वो इंक्लूड करेगी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम होगा प्रेस को, साथ ही साथ में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होगा। तो ये चीज हमें जर्मन में देखने को मिलती है। जर्मन में क्या होता है, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं इकट्ठे होते हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में और डिसाइड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का। हमारे देश में अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आएगी, क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा। जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म होती है और उसको डिसाइड होता है कि कौन हेड करेगा, फ्रीडरिश विलियम। 1848 को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे चर्च ऑफ सेंट पॉल में और वहां पर जाकर के क्राउन मिलेगा फ्रीडरिश विलियम को, वो बनेंगे हेड। पर जैसे लोग वहां पहुंचते हैं जो फ्रीडरिश विलियम होते हैं ये रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं इलेक्टेड असेंबली के पूरी तरीके से अपोज में हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी मोनार्की वाले लोग होते हैं उन लोग को फायदा मिल जाता है, ये जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं उन मोनार्की वाले लोगों के साथ, मतलब जो चाह रहे थे कि मोनार्की रहे। अब इससे क्या होता है, जो मोनार्की होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है वो डोमिनेट किया जा रहा होता है मिडिल क्लास लोगों से,
वो नहीं चाहते कि भाई वर्कर्स और आर्टिफिशियंस की डिमांड मानी जाए, तो इसलिए क्या होता है लास्ट में आते आते ट्रूप्स बुलाए जाते हैं और असेंबली को डिसबैंड किया जाता है। इस बीच जो वुमेन्स की हालत है उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। तो देखो वुमेन कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रही होती है, इन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाए होते हैं, न्यूज़पेपर भी इनके चल रहे होते हैं, साथ ही साथ में जो लगातार पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही है उनमें भी पार्टिसिपेट किया जाता है। तो देखो अभी हमने देखा कि सेंट पॉल में डिसाइड होता है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाकर के किंग को जो है क्राउन मिलेगा, पर यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। उनको एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ बैठाला जाता है कि तुम यहाँ से देखोगे कि क्या क्या हो रहा है, तुम बोलोगे कुछ नहीं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं अभी तक के पीरियड में। तो चलिए वापस आते हैं अपने कंडीशन पर, जो भी चल रहा होता है। तो हमने देखा असेंबली जो होती है उस वक्त के लिए डिसबैंड कर दी जाती है, हटा दी जाती है। पर देखो जो लिबरल्स का मूवमेंट है वो चल रहे होते हैं, लिबरल चाह रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आनी चाहिए। पर हमने देखा जो भी उन्होंने डिसाइड किया था कि ये बंदा हमारा हेड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, वो बंदा भी जाकर के मिल गया। तो क्या होता है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनको जो लिबरल मूवमेंट होते हैं वो सप्रेस करने में अब वो कामयाब हो जाते हैं 1848 में। साथ ही साथ में उनको एक चीज तो रियलाइज हो जाती है कि अब जो ये आग लग चुकी है इसको ठंडा कर पाना बहुत मुश्किल है, हमें लोगों की कुछ तो बातें माननी ही पड़ेंगी। तो देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर का जो भी प्रोसेस चलता आ रहा है अभी तक, इसको हटा दिया जाता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वेस्टर्न यूरोप में ये चीज पहले ही हो चुकी थी, अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अब कुछ कुछ छूट देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हैब्सबर्ग रूलर जो होते हैं उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाती है कि भाई अब तुम अपने हिसाब से चलाओ। साथ ही साथ में हैब्सबर्ग रूलर जो होता है वो कह देता है हंगेरियंस से कि भाई अपने हिसाब से अब तुम थोड़ी बहुत चला सकते हैं, इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाती है, मतलब इनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है अपने हिसाब से चीजें चलाने की। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, पर आगे भी काफी कुछ नया हमें देखने को मिलेगा कि कैसे मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।